बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 60 मिनट में अब आपको दिखाएंगे 60 खबरें। किसानों से जुड़े हुए बिलों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। किसान सड़कों पर इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा है कि यह कदम किसान हितैषी है और उनकी आय में इससे इजाफा होगा। उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां झूठ फैलाने का काम कर रही हैं। नरेंद्र तोमर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा झूठ फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। कृषि बिल 2020 पूरी तरह से किसान हितैषी है और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए उठाया गया मोदी सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। झूठ को पहचानने और सच का साथ दें। और अपने एक और ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में हमेशा गांव, गरीब और किसान रहा है। उनके द्वारा लिया गया हर फैसला देश हित में होता है और किसान बिल 2020 इसी दिशा में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य को पूरा करने वाला साबित होगा और झूठ से बचें। गौरतलब है कि इन बिलों का विरोध करते हुए गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। कृषि बिल को लेकर के विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है और लोकसभा में गुरुवार को पारित हुए कृषि विधेयक का विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को किसान विरोधी बताया है और कांग्रेस पार्टी के सांसद से लेकर के सड़क तक इस विधेयक के खिलाफ आवाज को बुलंद की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी कृषि विधेयक और अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। कृषि बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा की पार्टियों से बातचीत कर रही है और कांग्रेस का इन दलों से ये कहना है कि एकजुट होकर के कृषि बिल का विरोध किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरने से लेकर के वर्चुअल तरीके तक विरोध प्रदर्शन तेज करने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने उन दलों से अपील की है जो कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में कृषि अध्यादेशों को लेकर के किसान सड़कों पर हैं। पंजाब में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है और वहीं हरियाणा में विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है और लगातार सरकार पर हमला किया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और पूर्व सीएम हुड्डा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने विपक्ष पर किसान को गुमराह करने के लगे आरोपों पर कहा है कि किसान को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि मंडी में अगर किसान की फसल नहीं बिकती है तो सरकारी मंडी से बाहर भी उसे एमएसपी मिले, इसका भरोसा किसानों को दिया जाए। इसके अलावा अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर भी उन्होंने तंज कसा है और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान का समर्थन किया है कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं और जैसे बार बार हरियाणा सरकार ने भी कहा है एमएसपी का सिस्टम लागू रहेगा। एमएसपी का तो लागू रहेगा जो मंडी में बिकेगा, जो मंडी से बाहर बिकेगा उस पर एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं इस ऑर्डिनेंस में। अगर इसको करना है तो चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें प्रावधान हो कि जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा वो कानून में पनिशेबल बनाया जाए तो हम संतुष्ट हों। ये किसान विरोधी किसी बात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में और उसके ऊपर जोर देंगे, उस पर डिस्कशन होगा और इसको हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। क्यों नहीं रोक सकते? ये स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, फेडरल हमारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल है। और वो हमारा जो पीछे सेशन हुआ था वो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से ये हुआ कि भी सिर्फ सप्लीमेंट्री पास करा दो हम लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी कोरोना हो गया था, स्पीकर साहब को भी हो गया था, बहुत सारे मंत्री भी थे। तो लेकिन हमारा जो एडजॉर्शन मोशन था और थे जितने कॉलिंग अटेंशन थे इस मामले में सब यूँ के यूँ अलाइव रखी गई वहाँ। और ये वायदा किया गया था जब मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे हम जल्दी सेशन बुलाएंगे और इसमें करेंगे। तो अब सेशन बुलाने के लिए हम कहा है, इसी वास्ते हमने कहा है गवर्नर साहब को स्पेशल ये जो है ना किसानों को गुमराह नहीं कर सकते। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, हम लड़ेंगे। सर आपने आंदोलन की बात कही थी, आंदोलन को लेकर के जब ये कोरोना का से वो हो जाएगा उसमें वहीं पीपली से हम आंदोलन शुरू करेंगे और मजबूर करेंगे इसको वापस लेने में और यहाँ लागू नहीं होने। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहोगे इसको लेकर? कांग्रेस क्या आगे कह चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, टू लेट टू लिट।
हरियाणा के अंबाला में जिला मुख्यालय में आज किसानों ने कृषि अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और वहीं प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि 19 सितंबर तक धरना प्रदर्शन चलेगा और 20 सितंबर को पूरे हरियाणा में सड़क जाम करेंगे। 19 तारीख तक तो हमारा प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन, और 20 तारीख को हम पूरे हरियाणा में रोड जाम करेंगे और अम्बाला में भी करेंगे। हम पूरे हरियाणा में रोड जाम करेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है, पूरे देश के संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। 4-5 स्टेटों में तो जागृति पूरी आ चुकी है इस टाइम, और आगे फिर कोई तारीख तय करके बड़ा आंदोलन करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में लोकतंत्र और मानवाधिकार खतरे में है। वहीं पुलिस के काम पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है और साथ ही उन्होंने यह कहा है कि पुलिस की बैसाखी पर सरकार चल रही है। कोई भी सरकार पुलिस की बैसाखी पर नहीं चल सकती। जो भी सरकार पुलिस की बैसाखी पर चलेगी वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करेगी। राज्य में पुलिस की बैसाखी पर राज हो रहा है, ये संकेत मैंने कई बार दिया है। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते संविधान को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी मेरी है। संविधान की पालना कराना मेरी जिम्मेवारी है। मैं प्रयासरत हूं। कम वोट में पश्चिम बंगाल की जनता। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेशों के बाद लगातार किसान, आड़ती और राजनीतिक दल सरकार द्वारा लागू किए गए इन तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में किसान संगठन और आड़ती धरने प्रदर्शन पर हैं और अपना रोष जता रही हैं। वहीं लोकसभा में कल लागू किए गए अध्यादेशों में से 2 बिल पास हो चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेशों पर अपना रुख साफ कर दिया है। लेकिन किसान, मजदूर और आड़ती लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं और अध्यादेशों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हरियाणा आड़ती एसोसिएशन की तरफ से आज 18 तारीख से लगातार अनिश्चितकाल के लिए सभी मंडियां, हरियाणा की सभी मंडियों को बंद कर दिया गया है। जो 3 अध्यादेश सरकार ने पेश किए हैं, किसान आड़ती विरोधी हैं और उसमें किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जबकि सरकार कहती है कि इससे किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। जबकि आज यदि सरकार देखे तो हरियाणा की मंडिया के अंदर धान का रेट जो 1509 पिछले साल 2600-2700 बिक रही थी, आज वो 1500-1600 बिक रही है। किसान को आज कम से कम। केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेश के विरोध में अब आड़ती भी अपना कामकाज छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। अनाज मंडी में आज आड़तियों ने दुकानें बंद रखी हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ आड़ती, मुनीम और मजदूर धरने पर बैठ गए। इससे पहले हरियाणा में किसान भी पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और मंडी में आड़तियों ने मजदूरों के साथ मिलकर पहले विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उसके बाद मंडी में बने शेड के नीचे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई। आज अनाज मंडी सिरसा में पूर्ण रूप से हड़ताल करी गई है और आड़तियों के साथ आज पूरे मजदूर यूनियन, अकाउंटेंट एसोसिएशन, दलाल यूनियन और हमारे किसान भाई एकता का परिचय देते हुए आज यहाँ धरना स्थल पर आए हैं। अभी अभी हमने पूरी मंडी का जो राउंड लगाया है, हमारी एक एक दुकान बंद है, कोई भी मजदूर भाई काम नहीं कर रहा है, कोई भी आज फसल की खरीद नहीं हो रही है, कोई फसल की बेच नहीं हो रही है। और ये जो आज धरना स्थल हमने शुरू करा है, जो आज हमने हड़ताल शुरू करी है, ये अनिश्चितकालीन के लिए है। जब तक हरियाणा सरकार झुकती नहीं है, हमारी मांगें नहीं मानती हैं, क्योंकि उन्होंने जो 3 काले आदेश बनाए हैं, जो ऑर्डिनेंस पास करे हैं, इसमें संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन रहा और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए संसद में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। सांसदों के वेतन में कटौती से संबंधित बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस ने पीएम केयर्स पर सवाल उठाए। लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने यह कहा कि पीएम केयर्स फंड का नाम प्रधानमंत्री की संस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए ये अधिक उपयुक्त नहीं होगा। यदि यह फंड सार्वजनिक विश्वास के बजाय कानून के माध्यम से बनाया गया होता तो कांग्रेस के सवालों के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि पीएम केयर्स फंड का विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सब लोग ईवीएम का विरोध कर रहे थे
और फिर कई चुनाव हार गए। उन्होंने बाद में जनधन, विमुद्रीकरण, ट्रिपल तलाक और जीएसटी को भी खराब बताया था। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि विपक्षी नेताओं को हर चीज में खामी नजर आती है क्योंकि उनकी मंशा सही नहीं होती। जैसा ये ईवीएम खराब है, चुनाव के समय विरोध करते थे, लेकिन एक बार नहीं कई बार चुनाव हारे। फिर कहा जनधन खराब है, फिर कहा डिमोनेटाइजेशन खराब है, फिर कहा ट्रिपल तलाक खराब है, फिर कहा जीएसटी खराब है, फिर कहा 3 तलाक खराब है। आपको तो हर चीज में खराबी नजर आती है। सच्चाई ये है कि आपकी नीयत खराब है। आपकी नीयत खराब है। नीयत और सोच खराब होने के कारण आप एक अच्छे कदम को भी खराब। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भरम पहुंचे। उन्होंने यहां पर राहत शिविरों में रह रहे प्रभावितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम ने प्रभावितों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया और सीएम ने सबसे पहले प्रभावितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम ने यह कहा कि सरकार प्रभावितों की समस्याओं को लेकर के गंभीर है। रावत ने यह भी कहा है कि आपदा के बाद सरकार ने प्रशासन को तत्परता से काम कर प्रभावितों की समस्याओं को दूर करने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि अब भी सरकार सभी प्रभावितों के साथ खड़ी हुई है और सभी की आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद भी की जा रही है। सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, जिसमें दारमा वैली में सड़कें और नगरपालिका धारचूला को तटबंध हेतु 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृति दी गई है और धारचूला के जीजीआईसी कॉलेज का नाम मुख्यमंत्री ने दानवीरा जसूली शौकियानी दताल के नाम पर रखने की घोषणा की है। खाने की व्यवस्था ठीक ठाक हो, ये हमारी जिम्मेदारी है और फिर जिला प्रशासन की, मुझे सबने कहा कि हमारी खाने की व्यवस्था अच्छी है, रहने की व्यवस्था जो ऐसी परिस्थिति में हो सकती है। अपना घर तो खैर अपना ही घर होता है, तो वहाँ जो सुख हो सकता है वो सुख यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो अच्छा है वो उन्होंने कहा कि हमको वो सुविधा यहाँ पर मिल रही है। अब आगे उनकी जो मवेशियाँ हैं, पशु हैं, जो खेती का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, तो उसकी। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों पर योगी सरकार के तेवर और भी अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के बैंक खातों की छानबीन की जा रही है और योगी सरकार में इनके और सभी नजदीकी लोगों के बैंक खातों और लेन देन की जानकारी मांगी है। अब तक मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े हुए 82 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है और अब मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए सभी लोगों की संपत्ति जब्त होने के साथ साथ इनके बैंक खातों से लेन देन की भी जांच होगी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले कराई गई जांच के दौरान मुख्तार की बेनामी संपत्तियों और बैंक खातों से बड़े लेन देन की बात सामने आई है। मुख्तार और परिजनों के खातों की जांच नोटबंदी के समय से की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने को सभी निजी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने लिया है। कोर्ट ने यह कहा है कि वो गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्शन देने का आदेश दिया है। इससे कोई भी स्टूडेंट्स केवल बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से पढ़ने से वंचित न रह जाए, इसलिए यह जिम्मेदारी स्कूलों को उठानी होगी। और मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने यह कहा है कि गैजेट और इंटरनेट कनेक्शन पैक को ट्यूशन शुल्क के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। ये निजी विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों द्वारा EWS छात्रों को निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सभी छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद करने का फैसला किया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसी अटकलें थी कि कुछ शर्तों के साथ दिल्ली में स्कूल कॉलेज 21 सितंबर से खुल सकते हैं, लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे।
पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राज्य में खूनी संघर्ष भी बढ़ रहा है। राज्य के मेदिनीपुर में ताजा मामला वहां से सामने, भारी मलबा आने से बंद हो गया और जिस पर जेसीबी लगाकर के मार्ग को खोला गया। बता दें कि रोड बंद होने की वजह से लोगों को 1 घंटे तक परेशानी उठानी पड़ी और रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मेरा नाम नीरज है, मैं दिल्ली से हूँ। हम लोग कल यहाँ मसूरी आए थे, तो अभी काफ़ी देर हो गई, 1 घंटे से लगभग हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये मलबा साफ़ कर रहे हैं, मलबा बार बार आता जा रहा है, गिरता जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हमें निकलना है, अब शाम भी होती जा रही है, काफ़ी टाइम हो गया। तो जब 1 घंटे से सर आप पूरा यहीं पे खड़े हैं? बिल्कुल यहीं पे खड़े हैं, गाड़ी हमारी खड़ी है। तो मलबा बार बार आता जा रहा है? मलबा गिरता जा रहा है, बार जितना साफ़ करते जा रहे हैं उतना मलबा बार बार नीचे आता जा रहा है। वो तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया? 1 घंटा ही? 1 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पर। ठीक है सर। भाई नाम तनुज है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गांव से आ रहे हैं, रात को मसूरी गए थे, अब करीब 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं। रोड के टूटने की वजह से यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। 1 घंटे से आप लोग खड़े हैं यहाँ पर? हाँ जी, 1 घंटे से। तब से लगातार जेसीबी काम कर रही है? जेसीबी लगातार काम कर रही है। तो मलबा ऊपर से आता जा रहा है कि ये जो गिरा हुआ है उसी को साफ कर रहे हैं? मलबा और आता जा रहा है। मसूरी में प्रशासन की तरफ से मजदूर बस्ती के 84 परिवारों के मकानों को खाली करवाया गया था, जिस पर काफी राजनीति हो रही है। वहीं कई नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए गरीबों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं और एक दूसरे को कोसकर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नए नए हथकंडे आजमा रहे हैं। वहीं यूकेडी भी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में मसूरी पहुंचे और मजदूरों के साथ सभा की गई। इस दौरान यूकेडी के नेता ने यह कहा है कि उत्तराखंड के निर्माण में मसूरी और प्रदेश भर ने भारी कीमत चुकाई है, जबकि देश में कई प्रदेश बने हैं, मगर उत्तराखंड का निर्माण माताओं बहनों की अस्मिता और मान सम्मान को खोकर हुआ है। उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि सीएम पहाड़ के हैं और न ही उनके कार्यकर्ता यहाँ के निवासी हैं। उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ अन्याय करने वालों को राजनीतिक बेईमानी न सिखा दी, उनको उनके लिए उनके कर्मों के आगे सजा न दिलवा दी, तो मैं उत्तराखंडी नहीं। और मैं जो बोल रहा हूं, मेरी ताकत मेरा नेता। इस राज्य का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरे देश के अंदर जो हमारे 30 राज्य बने हैं, उन 30 राज्यों में ये पहला दुर्भाग्यशाली राज्य है जिसने बहुत बेशकीमती कीमत दी अपनी। देश में राज्य बने, लोग मारे गए हों, सरकारी संपत्तियां नष्ट हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अपनी माँ बहनों के सम्मान को दांव पर लगा करके अगर कोई राज्य मिला तो वो यही है। उससे बड़ी कीमत और किसी ने नहीं दी जो हमने दी। इसके बाद हमको मिला क्या, हम उस पर बहुत बार हमने चर्चा भी करी। मैं चाहता हूँ कि सारे पहाड़ के लोग जिन्होंने आंदोलन का, मसूरी तो हमारा आंदोलन का शुरुआती वो है, पहली घटना हमारी यहीं हुई। जो हमारे इसमें से कृपास हुए पौड़ी में पहली हत्या हुई थी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी से गिर करके एक मरा था, उसके बाद फिर यही मैं खटीमा और खटीमा के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि ये तिरवेंद्र जी ऐसे नहीं लगता कि ये पहाड़ के होंगे। उनके इस कारनामे से तो ये साबित होता है कि जैसे वो कहीं बहुत दूर। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने 3 अध्यादेश लागू किए जाने पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वीरेंद्र सिंह राठौर ने यह कहा है कि पंजाब के किसानों के हित में हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया, जब प्रकाश सिंह बादल की बहू इस्तीफा दे सकती है तो पोता क्यों नहीं। ऐसे ही अगर दुष्यंत चौटाला किसानों के हितैषी हैं तो वो इस्तीफा दें। वीरेंद्र राठौर ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी 3 अध्यादेशों के खिलाफ 21 सितंबर को जोरदार प्रदर्शन करेगी। किसान विरोधी ये तीनों बिल पास कर दिए गए। धन्यवाद करता हूं हरसिमरत कौर बादल का, जिन्होंने किसानों के हक में खड़े होकर के अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का काम किया। मेरा पहला सीधा सवाल हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से है कि जब प्रकाश सिंह बादल की बहू इस्तीफा दे सकती है
तो प्रकाश सिंह बादल का पोता क्यों नहीं? दुष्यंत हरियाणा की जनता को बिल्कुल स्पष्ट करे कि वो इस बिल के ऊपर हरियाणा के किसानों के साथ खड़ा है कि नहीं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सेहत विभाग की टीम ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए सैंपल लेने के लिए कैंप लगाया और कैंप में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपील करते हुए ये कहा कि अपने परिवार और समाज के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी सेहत के लिए बिना किसी डर, भय और झिझक से टेस्ट के लिए सैंपल देकर सरकार और प्रशासन का सहयोग दें ताकि इस महामारी का मुकाबला करके इस पर जीत प्राप्त की जा सके। और इस मौके पर सेहत विभाग की टीम ने लोगों को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से बचने के लिए जागरूक भी किया। इन्होंने तो अच्छा किया है जो भी ये लगाया है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग हैं उनको आसानी हो जाती है इससे। अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसकी वजह से आपने जो यहाँ पे लगाया है इसकी वजह से सबको आसान हो जाएगा और जल्दी से रिपोर्ट मिल जाएगी। ये आप हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जो हम ये आज यहाँ आके करवा रहे हैं टेस्ट। तो बस इतना ही। यहाँ के लोगों के लिए कितना अच्छा है? यहाँ के लिए सबके लिए अच्छा है, क्योंकि हर किसी को करवाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये सबके लिए अच्छा है। तो लगने चाहिए ऐसे कैंप हर जी 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 बिल्कुल, हर जगह पे लगना चाहिए, गांव-गांव में लगना चाहिए, जहाँ पे मतलब कि ये डॉक्टरों की सुविधा नहीं है वहाँ पे लगना चाहिए। जो जहाँ पे जो पहुँच नहीं पाते हैं बेचारे, जो गांव के लोग होते हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे इनको ये लगना चाहिए। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर रुड़की के पास तेलीवाला गांव में एक तालाब में ज्यादा जल भराव होने की वजह से ग्रामीण परेशान हैं, तो दूसरी तरफ तालाब में 3 मगरमच्छ डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि मगरमच्छों का आतंक इतना है कि दिन के उजाले में भी मगरमच्छ तालाब के पास बने घरों के बाहर आकर के बैठ जाते हैं और जिसके कारण स्थानीय निवासियों में डर का माहौल बना हुआ है। इसी दौरान लोगों का यह कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग को शिकायत भी की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कई बार वन विभाग की टीम मगरमच्छों को पकड़ने के लिए पहुंची है, लेकिन खाली हाथ उसे लौटना पड़ा। और इसी कड़ी में आज भी वन विभाग की टीम ग्राम तेलीवाला पहुंची, जहां पर कई घंटे रेस्क्यू किया गया, लेकिन एक भी मगरमच्छ पकड़ में नहीं आया और कई घंटे मशक्कत करने के बाद टीम को बेरंग ही लौटना पड़ा। क्योंकि हम लोग कई बार बाहर आते हैं तो वो एरिया में अगर कोई नहीं होता है तो बाहर आके, जैसे कोई टापू वगैरह या ऊंची मिट्टी है उसके ऊपर आके बैठे रहते हैं, और जैसे ही कोई भी इंसान आता है उसका शोर सुन के वो पानी में जाता नहीं है, वो उसी जगह पर नीचे की साइड डाउन हो जाता है। कई बार होता है ऐसा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ने की कोशिश करता है कि जिधर लोग हैं, जैसे हमारे पड़ोस में भी गाय वगैरह है तो उनके घर की तरफ बार बार जाता है। छोटे बच्चे जाता है उनके घर में, 1 या 2 साल के बच्चे, काफ़ी छोटे छोटे हैं। जिस तरह से वो घरों के पास घूम रहा है उस हिसाब से तो सर डर लगता है। यहाँ पे मगरमच्छ की सूचना है और हमने टीम बुलाई है इसे रेस्क्यू करने के लिए। अब देखते हैं अब समस्या क्या हो रही है। यहाँ पे कबाड़ा इतना है, टीम कोशिश कर रही है, देखते हैं क्या क्या होता है। ये 5 लोग हैं, जाल लगा रहे हैं, जाल डाला हुआ है। अब देखो परेशानी तो है ही, इसमें कबाड़ा इतना है कि परेशानी तो है ही। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी पर अतिक्रमण हटाने का मामला ठंडा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशासन कार्रवाई कर नदी किनारे बसे लोगों को हटाने में लगा हुआ है और कांग्रेस बेघरों को विस्थापित करने की मांग पर अड़ गई है। कांग्रेस नेता जयपाल जाटव बेघरों को साथ में उनके धरना प्रदर्शन में काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस नेता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस नेता ने बेघरों के साथ एसडीएम कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है और मौके पर एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें प्रशासन की कार्रवाई पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया गया है। एनजीटी लगी हुई, तो एनजीटी में एक किनारे के लोग उठा दिया, एक किनारे के लोग बलशाली मंत्री के लोग हैं, वो जो कि तो चंद्रभागा नदी के बीच में बैठे हैं। अभी बीच में क्या 4-5 बार सफाई कर्मचारी नगर निगम से गए, मेयर के कहने पे, मेयर अनीता मंगवाई ने 4-5 बार सफाई कर्मचारी भेजे, इनके साथ मारपीट की, इनका खाना था गिरा दिया 15 अगस्त। हमारी मांग ये है कि जब जो लोग हटाए गए हैं उनको विस्थापित किया जाए, जो 40 साल से लोग बैठे थे उन्हें कहीं ना कहीं बैठाया जाए। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत मकान देंगे, बाकी मकान अगर मिले 2 साल कहाँ जाएंगे? ये भूख के लोग, कोरोना महामारी में मकान इनको मिल नहीं रहा, गरीब किराया दे नहीं सकते, रोटी खा नहीं सकते। तो हमारी मांग है कि जब तक कोरोना महामारी है इनको या तो वहीं बैठे रहें या इनके शासन तुरंत व्यवस्था करे, खाने पीने की व्यवस्था करे, ठहरने की व्यवस्था करे। अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो हम
खुलेआम पूरा आंदोलन करेंगे सरकार के, प्रदेश सरकार के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ। नगर निगम उत्तराखंड के चमोली में बीते दिनों बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट का एक युवक के साथ उलझने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी समर्थकों ने भी वायरल वीडियो में युवक से हाथापाई की है। हालांकि बाद में विधायक ने वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दी है और अब कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। दरअसल कांग्रेस के विधायक महेंद्र भट्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब किया जा रहा है और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि बेरोजगार युवाओं के साथ ये भद्दा मजाक निंदनीय है और एक जनप्रतिनिधि का जनता से इस तरह का व्यवहार अशोभनीय है। जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व बेरोजगारों के साथ जो अपनी दादागिरी दिखाई, बेरोजगार महेंद्र भट्ट जी के पास गए थे कि हमारे रोजगार का क्या होगा, और महेंद्र भट्ट जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है कि बेरोजगारों के साथ छलावा भी कर रहे हैं और दादागिरी भी दिखा रहे हैं। तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेरोजगारों के साथ अन्याय अगर कोई विधायक करे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बसपा का हो, तो जनता उसको सहन नहीं करेगी। इसलिए हमने महेंद्र भट्ट का पुतला फूंका है और भविष्य में अगर ऐसी गलती कोई भी विधायक करेगा तो उसका भी पुतला फूकेंगे। देख रहे होंगे बेरोजगारी चरम पर है और युवा जो हैं हजारों की तादाद में चमोली में वापस आए हैं और बेरोजगार होने के बाद अपने विधायक से मिले या विधायक उनसे जाकर मिले हैं, तो अपने विधायक से जाहिर सी बात है जो बेरोजगार युवा है वो प्रश्न करेगा। और रोजगार के लिए जब विधायक जी से प्रश्न किया गया तो बावजूद विधायक जी की तरफ से जो देखा गया कि वो अचानक से युवाओं पे भड़क गए। मुझे लगता है कि विधायक जी के ऊपर अपने विधानसभा के युवाओं को लेकर जो बेरोजगारी है उस पर पूरी जिम्मेदारी उन युवाओं को रोजगार दिलाने की विधायक जी की है। और विधायक अगर इस तरीके के प्रकरण करते रहेंगे तो सच में। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मंगलवार को एक साथ 12 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए, जिसके बाद गुरुवार को एक साथ 9 इलाकों की पाबंदी को हटा भी दिया गया। 14 दिनों तक किए गए सर्विलांस में संक्रमण का नया मामला सामने न आने के बाद इनका कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिया गया है और अब जिले में कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 32 रह गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक अजबपुर कला के अशोक विहार स्थित भंडारी वाली गली में और हाथी बड़कला स्थित नया गांव और विकास नगर में वार्ड नंबर 10 की उत्तरांचल कॉलोनी में बनाए गए कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया गया है। और कोलागढ़ रोड पर अंकित विहार निवासी एक महिला ने घर को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और जिलाधिकारी को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव आया है और लक्षण न होने के चलते उन्हें होम आइसोलेशन की छूट दी गई है। इसके बाद उनके घर को कंटेनमेंट जोन बनाकर गेट पर बल्लियां लगा दी गई। ऐसे में उनके सामने दैनिक वस्तुओं की खरीद का संकट हो गया है। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने महिला की नाराजगी को गैर जरूरी बताया।
लंदन में रहकर इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इमरान सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपने मिशन के जरिए वारंट भेजा है और पिछले 7 नवंबर में लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह के लिए विदेश में इलाज कराए जाने की अनुमति दी थी और तभी से नवाज शरीफ लंदन में हैं। हालांकि बाद में कोर्ट ने यह अवधि 4 सप्ताह और बढ़ा दी थी, लेकिन शरीफ लौटकर नहीं आए। दरअसल 3 बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर को 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था। महाराष्ट्र के मुंबई में अंधेरी पुलिस ने 2 महिलाओं को पकड़कर उनके पास से 9 किलो गांजा बरामद किया है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक अंधेरी पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक आनंदराव घाकड़े को यह खबर मिली थी कि 2 महिलाएं मादक पदार्थ बेचने के लिए आ रही हैं और खबर मिलते ही पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। उनके पास से 9 किलो गांजा बरामद किया गया है और जिसकी कीमत 2,25,000 रुपए है। अंधेरी एरिया के तेली गली एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस समय 2 सस्पेक्ट महिला उनको मिली। उनके पास इंक्वायरी करने के बाद उनको मालूम पड़ा कि महिलाओं के पास गांजा या अम्लीय पदार्थ है। उन दोनों महिलाओं को पुलिस स्टेशन लाया गया। उनके ऊपर NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया। दोनों महिलाओं के पास 9 किलो गांजा करीबन 2,25,000 रुपये कीमत का जब्त किया। हिमाचल के जिला हमीरपुर में दर्जनों बच्चों की पढ़ाई छूट गई है और दरअसल उच्च शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर दिलबरजीत चंद्र ने यह कहा है कि 76 बच्चों के साथ कोई संपर्क नहीं है, न ही ये ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े हुए हैं और न ही ऑफलाइन इनसे संपर्क हो पाया है। ऐसे में ये विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हैं और इसलिए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग ऑनलाइन शिक्षा में शामिल नहीं हुए हैं उनको एनरोलमेंट लिस्ट से हटाया जाएगा। हाँ, मैक्सिमम हमने कोशिश की है। टीचरों को भी मैंने कहा कि आप इनसे संपर्क साधिए, पर ये जब इन्होंने ग्रुप ही छोड़ दिया है, कांटेक्ट ही छोड़ दिया है, उठाया नहीं इन्होंने ना, अब फ़ोन ही नहीं उठाया उसके बाद, तो अब ये वंचित रह गए हैं। और हमने तो ये कहा है इनको कि जो बच्चे इस तरह यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में अफसरों के साथ बैठक की और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है और 21 सितंबर को सभी भर्ती आयोगों की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी और अगले 6 महीने में नियुक्ति पत्र भी बांट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं, उसी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सभी भर्तियां की जाएंगी। और बता दें कि युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में भी मनाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की ऐसी करतूत सामने आई है जिससे मानवता भी शर्मसार हो जाए। 3 महीने के बच्चे का शव मोर्चरी में बक्से में बंद मिला है और 5 दिन पहले बच्चे की मौत हुई थी, तब से ही शव इसी हालत में पड़ा हुआ है और नवजात शिशु के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार अस्पताल का स्टाफ बच्चे के शव को फ्रीजर में रखकर भूल गया था और पूरे मामले में इंदौर कमिश्नर के निर्देश पर एसआईटी की टीम ने MY अस्पताल और मोर्चरी का दौरा किया है और मामले में आगे की जांच अब की जा रही है। यूपी के जौनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया है और कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मल्हनी उपचुनाव की तैयारी के बारे में पार्टी जिला अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। एक साथ मिलकर उपचुनाव में काम करने और पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है।
इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय पारसनाथ यादव को भी श्रद्धांजलि दी। पंजाब की लोक इंसाफ पार्टी के बलविंदर सिंह बैंस आज अमृतसर पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां पर खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ उन्होंने साइकिल यात्रा की। और अब खेती ऑर्डिनेंस जो है वो लागू हो चुका है और आज किसानों के लिए एक काला दिन है। अब वो 23 तारीख को 10 बजे फतेहगढ़ साहिब से चलेंगे और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के मामले में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अब एक और नाम हिमांशु सिकरे पर सवाल उठ रहे हैं। हिमांशु सिकरे दिशा सालियान के कॉलेज का दोस्त बताया जा रहा है। हिमांशु मीडिया के सामने आने से भी कतराने लगा है। हिमांशु के घर के बाहर जब एएनबी न्यूज की टीम पहुंची तो हिमांशु की सोसाइटी वालों ने भी कोई जानकारी देने से मना कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जिस तरह से दिशा सालियान की मौत को लेकर जोड़ा जा रहा है, आपको बता दें कि समय उपस्थित है मुंबई के जो उस बिल्डिंग के पास लक्ष्मी पैलेस कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पर हिमांशु सिकरे नाम का शख्स रहता है। आपको बता दें कि ये वही हिमांशु सिकरे है जो दिशा सालियान की मौत की रात जो पार्टी मनाई गई थी, तो उस पार्टी में हिमांशु सिकरे जो मौजूद था। तमाम जानकारियां इस तरह मिल रही है कि हिमांशु सिकरे के साथ साथ रोहन राय जो उनका बॉयफ्रेंड वो भी मौजूद था, उनके साथ एक लड़की। ये भी पुलिस सूत्रों से मालूमात पड़ रही है कि हिमांशु सिकरे जो है वो कहीं न कहीं दिशा सालियान का जो है स्कूल का फ्रेंड था। हालांकि पार्टी में जो जिस तरह से उन 4 लोगों को शामिल किया गया था, वो चारों शख्स जो है दिशा सालियान के स्कूल और कॉलेज के दोस्त बताए जा रहे थे। वहीं जिस तरह से दिशा सालियान की मौत हुई थी उसमें मुंबई पुलिस की फिलहाल चुप्पी है, लेकिन बताया जा रहा है कि दिशा सालियान जो है डिप्रेशन में थी, इस वजह से उन्होंने ये पूरा कदम उठाया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से रिपोर्ट दी है वो क्या अहम है। वहीं लगातार अब जो सुशांत के मामलों को जो जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं दिशा सालियान की मौत जो है सुशांत को लेकर तो नहीं जोड़ी जा रही है, लेकिन तमाम अटकलें जो लगाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह जब तमाम मीडियाकर्मी जो है इस लक्ष्मी पैलेस के पास आए थे, उस वक्त जो है यहाँ के सेक्रेटरी ने जो है मुंबई पुलिस को कंट्रोल पे कॉल किया था और यहाँ पर नहीं आने की जो है। यूपी के वाराणसी में युवाओं का हल्ला बोल सेब बेचकर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है और दरअसल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 1 पर छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव के नेतृत्व में बेरोजगारी को लेकर के प्रदर्शन किया गया और साथ ही छात्रों के हाथ में विभिन्न तरह के पोस्टर भी देखे गए और उस पर विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिख करके सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। युवाओं ने सरकार से रोजगार की मांग की है। संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है, शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है और रोजगार के सारे अवसर को बंद किया जा रहा है। और जो फरमान जारी कर दिया गया कि 5 साल हम लोग संविदा पर रखेंगे सभी को और उसके बाद उसका हर साल मूल्यांकन होता रहेगा। और इस तरीके की जो बातें हो रही हैं उसके बाद कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो यूपी की हो चाहे केंद्र की हो, वो वैकेंसी 3 साल 4 साल 5 साल चलती रह रही है और हम लोग 1000-2000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाकर। ललित ग्रुप को राजस्थान के उदयपुर में सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। होटल लक्ष्मी विलास को सीबीआई कोर्ट ने सरकारी संपत्ति माना है और साल 2002 में हुए विनिवेश को रद्द कर दिया है। होटल को लेकर दिए गए सीबीआई कोर्ट के आदेश के बाद जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने होटल में अपने दस्तावेजों को वहां पर कब्जे में ले लिया है और होटल प्रबंधन को बैंक ट्रांजैक्शन सहित अन्य किसी भी व्यवसाय गतिविधि में छेड़छाड़ नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब लोगों को ये संभावना भी लग गई है कि और भी कई संपत्तियां जो कि बहुत कम दामों में निजी हाथों को सौंप दी गई थी, उन पर भी अब सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी के अनुसार इस बेशकीमती संपत्ति को तत्कालीन केंद्र सरकार ने ललित ग्रुप को मात्र 7 करोड़ 52 लाख रुपए में दे दिया था। फतेह सागर झील किनारे बने इस बेशकीमती होटल को बेचने का उदयपुर में काफी विरोध भी हुआ था और इसकी सीबीआई जांच के आदेश हुए थे। सीबीआई ने इस होटल की जमीन का आकलन किया तो पता चला इसकी कीमत 151 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।
रेल से सफर करने वालों का अब अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। रेलवे बोर्ड एक योजना पर विचार कर रहा है जिसमें ज्यादा वक्त रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार अब एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर भी यूजर चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। भारतीय रेलवे रिडेवलप और ज्यादा व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से चार्ज वसूलेगा। यूजर चार्ज कितना होगा ये अभी तक साफ नहीं है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने यह कहा है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और रेवेन्यू के लिए ये निर्णय लिया गया है और हालांकि ये पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने यह कहा है कि अमशीपुरा मामले की जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जाएगी और उसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ऑपरेशन के लिए पेशेवर संचालन के लिए प्रतिबद्ध है और अशांत क्षेत्रों में काम करते समय स्थापित दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर के भारतीय सेना में जीरो टॉलरेंस है और सेना को प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं कि उसके जवानों ने कश्मीर के शोपियां जिले में हुई एक मुठभेड़ में सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कानून के तहत मिली हुई शक्तियों का उल्लंघन किया है और इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। इस साल जुलाई में ये मुठभेड़ हुई थी और इसमें 3 लोग मारे गए थे। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अमशीपुरा गाँव में सेना ने 18 जुलाई को 3 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया था। श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने यह कहा है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान नैतिक आचरण के लिए प्रतिबद्ध सेना ने सोशल मीडिया पर सामने आई उन रिपोर्ट्स के बाद जांच शुरू की जिसमें दावा किया गया था कि जम्मू के राजौरी जिले के रहने वाले 3 व्यक्ति अमशीपुरा से लापता पाए गए थे और जांच को 4 सप्ताह के भीतर ही पूरा कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए BS4 मानक वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है और ये अनुमति उन BS4 डीजल वाहनों के लिए दी गई है जिनका उपयोग नगर निगमों और दिल्ली पुलिस की ओर से आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदे जाने वाले और आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे डीजल वाहनों को BS4 मानदंडों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा और 1 अप्रैल 2020 के बाद खरीदे गए वाहनों को BS6 मानदंडों के अनुसार ही पंजीकृत किया जाएगा। हालांकि इससे पहले NGT ने SPG के डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस डीजल गाड़ियों के पंजीकरण की अनुमति के लिए विशेष सुरक्षा दल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया था। सुपरस्टार रजनीकांत हमेशा से अपने फैंस के बीच छाए रहते हैं और कई बार अपने कामों को लेकर के तो कई बार अपनी फिल्मों को लेकर के अब एक बार फिर से रजनीकांत सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल रजनीकांत ने मरणासन प्रशंसक की आखिरी इच्छा को पूरा किया है और रजनीकांत कई बार लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। हाल ही में मृत्युशैया पर पड़े फैन ने रजनीकांत को अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। रजनीकांत के प्रशंसक ने अपने बेटे के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और 2021 के चुनाव में उनकी जीत की कामना की। अपने फैन के ट्वीट के बारे में जानने के बाद सुपरस्टार रजनीकांत ने उनके लिए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने ठीक होने के बाद प्रशंसक से मिलने के लिए कहा है। रजनीकांत के फैन ने लिखा था, थलाइवा, ये मेरी आखिरी इच्छा है। आपको 2021 का चुनाव जीतना है और तमिलनाडु के लोगों के लिए एक अद्भुत नेता, पिता और आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभरना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आप ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब वर्ग के सबसे गरीब व्यक्ति की मूल आय 25,000 रुपये हो। मेरा एकमात्र खेद ये है कि मैं आपको सिंहासन पर विराजमान किए बिना ही चला जाऊंगा। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद रजनीकांत ने फैन को एक वीडियो नोट भेजा है। रजनीकांत के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर कई फैंस इमोशनल हो गए और उनकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं।
टीवी का फेमस रियलिटी शो बिग बॉस हमेशा से ही फैंस का फेवरेट शो रहा है और इस शो के लिए फैंस में काफी उत्सुकता देखने को मिलती है। वहीं अब जल्द ही बिग बॉस 14 शुरू होने वाला है। इस शो के लिए ऑडियंस में काफी एक्साइटेड है और रोजाना शो से जुड़ी हुई कई सारी बातें सामने आ रही हैं। फैंस हमेशा की तरह इस बार भी शो की थीम और कंटेस्टेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं अब बिग बॉस 14 की फाइनल डेट भी सामने आ गई है। ये शो 3 अक्टूबर से ऑन एयर हो रहा है और इसी बीच बिग बॉस 14 की एक तस्वीर भी अब सामने आई है। इस तस्वीर में बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला नजर आ रही हैं। बिग बॉस 14 से सामने आई तस्वीर में सिद्धार्थ शुक्ला नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में सिद्धार्थ शुक्ला ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं और उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में हुए नए खुलासों के चलते अब पूरे मामले ने अपना रुख मोड़ लिया है। पूरा केस सुशांत से हटकर अब ड्रग्स के चारों ओर घूम रहा है। नए नए स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने एक पोस्ट में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके लिए न्याय की मांग करने वाली कृति सेनन ने इस बार कर्म और धीरज से जुड़ा हुआ एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने किसी का नाम लिए बिना इस तमाशे पर तंज कसा है। दरअसल इस पोस्ट में कृति ने लिखा है, पहले वे तुम्हारे लिए लड़ते हैं, फिर आपस में लड़ने लगते हैं और ये एक ऐसी मुश्किल घड़ी है जिसे रोका नहीं जा सकता है। अब ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रह गया है, ये उनके लिए हो गया है। शायद पहले भी ये उन्हीं के लिए था। कृति सेनन की इस पोस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने ये पोस्ट कंगना रनौत और उनकी महाराष्ट्र सरकार के साथ छिड़ी हुई जंग को लेकर के लिखा है। कृति का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। कृति के पोस्ट पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। कोई उनके लिए नाराजगी जाहिर कर रहा है तो कोई उनकी बात पर सहमति जता रहा है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त इस वक्त अपनी पत्नी मान्यता और बच्चों के साथ दुबई में वक्त बिता रहे हैं। बाबा हाल ही में मुंबई से दुबई पहुंचे हैं और खबरों की माने तो संजय दत्त को अपने बच्चों की याद आ रही है और इसलिए वो उनसे मिलने के लिए दुबई गए हैं। हालांकि बाबा 10 दिन में मुंबई से वापस आ जाएंगे और मान्यता दत्त ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो परिवार के साथ फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आ रही हैं। इस फोटो में संजय दत्त, मान्यता और दोनों बच्चे इकरा और शहरान दत्त नजर आ रही हैं। फोटो शेयर करने के साथ साथ मान्यता ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया है। मान्यता ने ये लिखा है कि आज मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये परिवार तोहफे के रूप में दिया है। कोई शिकायत नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आपको बता दें कि संजय दत्त इस वक्त लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी से गुजर रहे हैं और उनका इलाज फिलहाल मुंबई के कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में चल रहा है और खबरों के मुताबिक बाबा अपना इलाज करवाने के लिए न्यूयॉर्क भी जा सकते हैं। फिलहाल संजय दत्त की पहली कीमोथेरेपी पूरी हो चुकी है और वहीं कैंसर के इलाज के बीच संजय दत्त ने अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा की शूटिंग भी शुरू कर दी है। अब फैंस बाबा के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम को गूगल की प्ले स्टोर पर वापसी मिल गई है। इस बात की जानकारी पेटीएम ने खुद ट्वीट करके दी है। पेटीएम ने शुक्रवार को इससे पहले ट्वीट किया था कि उसका एंड्रॉयड ऐप नए डाउनलोड या अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर पर अस्थायी तौर पर उपलब्ध नहीं है। हम जल्द ही वापसी करेंगे और कंपनी ने ग्राहकों को भरोसा भी दिलाया था। ये कहा था कि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और आप पेटीएम ऐप से सामान्य तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अब पेटीएम ऐप एक बार फिर से वापस गूगल प्ले स्टोर पर शामिल हो गया है। जिस पल का इंतजार फैंस को पिछले 1 साल से था, आखिरकार वो पल अब आ ही गया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी पूरे 1 साल के लंबे वक्त के बाद मैदान पर उतरने वाले हैं। धोनी ने अपना आखिरी मैच वर्ल्ड कप 2019 से सेमीफाइनल में खेला था और उसके बाद वो टीम इंडिया से बाहर थे और मार्च में वो वापसी करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते टूर्नामेंट स्थगित किया गया और अब जाकर धोनी कल यानी कि 19 सितंबर को मैदान पर उतरने वाले हैं। और धोनी की वापसी पर चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने यह कहा है कि टीम का कप्तान मैदान पर आग लगाने को तैयार है।
कोरोना वायरस महामारी के खौफ के बीच दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग शनिवार से शुरू हो रही है और आईपीएल में एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के शांत रवैये, विराट कोहली की आक्रामकता और रोहित शर्मा की कप्तानी पर सभी की नजरें होंगी। चैंपियन रोहित के मुंबई इंडियंस का सामना पहले मैच में धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण टूर्नामेंट यूएई में खेला जा रहा है और मैदान में दर्शक भी नहीं होंगे। कठिन हालात में सिनेमा और क्रिकेट के लिए तरस रहे दर्शकों के लिए भी ये आईपीएल खास होगा और खिलाड़ियों के लिए भी यूएई में भी काफी सावधानी बरती जा रही है ताकि खिलाड़ियों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। आईपीएल पहले भी विदेश में हुआ है, लेकिन इस बार करोड़ों डॉलर का ये क्रिकेट का तमाशा पहली बार जब एक सुरक्षित माहौल में होने जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आगाज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टक्कर से होगा और इस सीजन में सीएसके के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के पास आईपीएल 13 में इतिहास रचने का मौका है। अगर जडेजा इस सीजन में 73 रन बनाने में कामयाब हो गए तो वो आईपीएल में 2000 रन और 100 विकेट लेने का डबल पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। 31 साल के ऑलराउंडर जडेजा ने अब तक आईपीएल में 170 मैच खेले हैं और उनके नाम 1927 रन हैं और 108 विकेट भी हैं। इसलिए रविंद्र जडेजा को आईपीएल में 73 रन ही बनाने हैं और वो ऐतिहासिक माइलस्टोन तक पहुंच जाएंगे। दक्षिण चीन सागर पर चल रहे विवाद पर ताइवान को हर मुमकिन मदद का वादा कर चुके अमेरिका ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच गुरुवार देर रात ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे और खास बात यह है कि उनके इस दौरे की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। 2 महीने में किसी आला अमेरिकी अफसर की ये दूसरी ताइवान यात्रा है। चीन इससे झुंझला गया है। उसने ये कहा है कि अमेरिका भड़काने वाली हरकतें कर रहा है। उत्तर पूर्वी चीन में हजारों लोग बैक्टीरियाई संक्रमण से पीड़ित हो गए हैं और अधिकारियों के अनुसार पिछले साल एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी से हुए लीक के कारण यह बीमारी हुई है और गांसू की राजधानी लांझोउ में स्वास्थ्य आयोग ने यह घोषणा करके बताया है कि 3245 लोग इस ब्रुसेलोसिस बीमारी की चपेट में आ गए हैं और यह बीमारी बैक्टीरिया ब्रुसेला के कारण होती है। सामान्यतः ये बैक्टीरिया पशुधन में पाया जाता है और पशुधन यानी कि पशुओं का समूह जो कृषि संबंधित परिवेश में भोजन, रेशे और श्रम सामग्रियां प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया जाता है। यूरोप में कोरोना महामारी से पीड़ितों की बढ़ती हुई संख्या को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने हैरानी जाहिर की है और साथ ही यूरोपीय सरकारों को चेताया भी है कि वो किसी तरह की ढिलाई ना बरतें। हालांकि इस बीच इंग्लैंड की सरकार ने देश के उत्तरी पूर्वी हिस्से में आंशिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की यूरोपीय शाखा के प्रमुख हैंस क्लूज ने यूरोपीय सरकारों को क्वारंटीन पीरियड कम करने पर चेताया है और फ्रांस में सिर्फ 7 दिनों का क्वारंटीन पीरियड है तो ब्रिटेन और आयरलैंड में महज 10 दिनों का, जबकि डब्ल्यूएचओ ने 14 दिनों का क्वारंटीन पीरियड तय किया है। लेकिन यूरोपीय देशों द्वारा अलग अलग गाइडलाइंस अपनाने की वजह से ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। किलर मिसाइलों को पसंद करने वाले उत्तर कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग उन ने एक बेहद घातक नई परमाणु मिसाइल बनाई है जो पूरे अमेरिका के किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। उत्तर कोरिया के मिसाइल बनाने की यह खबर ऐसे समय पर आई है जब किम जोंग उन और पश्चिमी देशों के बीच तनातनी रुक गई है। किम जोंग उन इसे सैन्य परेड में पेश कर सकते हैं और बताया जा रहा है कि किम जोंग उन के सैन्य परेड का मुख्य आकर्षण ये मिसाइल है। यह मिसाइल 1000 किलोग्राम के विस्फोटक को लेकर के 8000 मील यानी कि करीब 12800 किलोमीटर तक मार कर सकती है और उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने यह बताया है कि इन नई अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के जरिए विशाल परमाणु हथियारों को ले जाया जा सकता है जिसके जरिए पूरे अमेरिका को निशाना बनाया जा सकता है।
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन को उस समय जोरदार झटका लगा है जब एक पूर्व मॉडल ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया है। मॉडल ने यह आरोप लगाया है कि 23 साल पहले ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दौरान ट्रंप ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की थी। हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों का खंडन किया है। उनके वकीलों ने यह दावा किया है कि 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले उनकी छवि को खराब करने की यह कोशिश की जा रही है। मॉडल का कहना है कि उस वक्त उनके पुरुष मित्र रहे जैसन हबिन ने उन्हें ट्रंप से मिलवाया था और मैच के दौरान वीआईपी बॉक्स में ट्रंप ने उन्हें बहुत मजबूती से जकड़ लिया और जोर जबरदस्ती की थी। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर